नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई है? आपके ऑप्शन है 2 अगस्त 2024, 2 सितंबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 या 2 नवंबर 2004। तो पहले ऑप्शन में मैंने 2024 बोला था, वो भी 2004 है। 2 अगस्त 2004, 2 सितंबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 या 2 नवंबर 2004। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब है 2 सितंबर 2004। तो 2 सितंबर 2004 को छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये देश में 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। ये नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमतरी के नगरी और मगरलोड विधान या विकास खंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? आपके ऑप्शन है बैगा, बिरहोर, कमार या पहाड़ी कोरवा। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है कमार जनजाति। कमार जनजाति धमतरी के नगरी और मगरलोड विकास खंड में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा गरियाबंद के छुरा एवं मैनपुर विकास खंड में और महासमुंद के बाग बहरा एवं महासमुंद विकास खंड में भी इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। ठीक है, इन जनजातियों को बहुत अच्छे से याद रखना है। कमार आपको पता हो विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जिसमें बैगा, कमार, पहाड़ी कुरवा, बिरहोर और अबूजुमाड़िया शामिल हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा भी 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें भुंजिया और पंडो को शामिल किया गया है। इन सभी जनजातियों के जो निवास स्थान हैं वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इनसे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं वो भी बनाए गए हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। कोया जनजाति किस जिले में रहती है? आपके ऑप्शन है गरियाबंद, जसपुर, सुकमा या बीजापुर। तो इसका सही जवाब है बीजापुर। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बीजापुर में कोया जनजाति का निवास स्थान है ना, इसको याद रखना है। इसी प्रकार जैसे कि गदबा जनजाति है, गदबा जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बस्तर संभाग में निवास करती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। परजा जनजाति भी बस्तर में निवास करती है। दोरला जनजाति आप जानते होंगे, दोरला बहुत फेमस जनजाति है, सुकमा और बीजापुर में निवास करती है। भतरा जनजाति भी दक्षिण बस्तर क्षेत्र में यानी बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा में निवास करती है। इसी प्रकार मुड़िया, डंडामी माड़िया, हलबा, ये सारी जनजातियां जो हैं वो बस्तर संभाग की विशेष जनजातियां हैं। इनको यानी पढ़ के अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, और अभी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो बहुत ही न्यूनतम है ना, इसलिए ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स को अपन कवर कर रहे हैं। मतलब जो आपका सामान्य अध्ययन में भी जिसको हम शामिल करते हैं, जैसे जनजाति हो गई, जैसे कि खनिज हो गया, है ना, ये सारे से क्वेश्चन अभी हम लोग उठा रहे हैं ताकि आपकी स्टडी में बाधा ना आए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो देखिए कौन इसका सही जवाब दे पाता है। इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। उज्बेकिस्तान आप जानते हैं, इसकी राजधानी ताशकंद है। ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और उसे टूट कर अलग देश बना है ना। और इसकी राजधानी आपको बता दिया, इसकी जो मुद्रा है वो सोम है। साथ ही साथ आपको बता दें कजाकिस्तान, जो इसके ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है दुनिया का। उज्बेकिस्तान भी एक भू आविष्टित देश है, यानी चारों तरफ से
भूमि से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। मध्य एशियाई देश जो हैं वो सभी भू आविष्टित देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। तो आप देख रहे हैं लक्षद्वीप में भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसको डेवलप करना चाह रही है। इसका कारण है कि जो कह सकते हैं मालदीव है, भारत का एक पड़ोसी देश है ना, समुद्री पड़ोसी देश। वहाँ इंडिया आउट कैंपेन के जरिए नई सरकार बनी है ना, मोहम्मद मोइज़ू की, है ना। और इनका पूरा स्टैंस जो है वो एंटी इंडिया और चाइना, प्रो चाइना है। ठीक है, तो इन लोगों ने भारत सरकार की काफ़ी ज़्यादा यानी आलोचना की है। इस कारण से इनको टारगेट करने के लिए और ये कह सकते हैं इनको सबक सिखाने के लिए लक्षद्वीप में अब पर्यटन का बहुत तेज़ी से विकास कर रही है भारत सरकार, क्योंकि अभी तक हमने इस क्षेत्र को नहीं छुआ था, इसमें डेवलपमेंट नहीं किया था। शायद इसीलिए नहीं किया था ताकि मालदीव की इकोनॉमी सरवाइव करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकपुर सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल या भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको पता हो नेपाल जो है राजा जनक, माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, जनकपुर नेपाल में जो है उसको ही माना जाता है। तो रामायण सर्किट में इसको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी वहाँ पे भी सरकार चेंज हो जाती है, केपी ओली टाइप के कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नहीं तो अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो भारत और नेपाल के बीच में कोई भी ऐसे तनावपूर्ण रिश्ते नहीं हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, होमवर्क प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। तो आपका होमवर्क प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? सुशील शर्मा, तरुण बजाज, सच्चिदानंद मोहंती या अनिरुद्ध बोस। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर, तत्पश्चात हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, भारत का तेंदुआ राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब आपको देना था। आप में से बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया जो बधाई के पात्र हैं, और उनका जवाब था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारत का तेंदुआ राज्य है, टाइगर स्टेट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश है, तेंदुआ राज्य भी मध्य प्रदेश है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोया राज्य, सोयाबीन का उत्पादन बहुत अच्छा करता है मध्य प्रदेश, तो सोया राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश यानी पूरे छत्तीसगढ़ को मिला लिया जाए मध्य प्रदेश के साथ, क्योंकि मातृत्व राज्य छत्तीसगढ़ का, तो ये भारत का हृदय राज्य कहलाता है। हृदय सम्राट है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर। ठीक है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का अभी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इसको भी याद रखना है। अब देखेंगे हम पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, गोबर बोहरानी त्योहार कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या आषाढ़। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, देने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही जवाब है चैत्र। चैत्र माह में गोबर बोहरानी त्यौहार मनाया जाता है। ये सुकमा जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सुकमा जिले में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुकमा जिले में मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड में ये मनाया जाता है और ये जनजातीय त्योहारों में शामिल है। ठीक है, जनजातीय त्योहारों में इसे माना जाता है। ठीक है, तो गोबर बोहरानी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छिंदगढ़ विकास खंड सुकमा में, है ना। और ये CGPSC में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा गया है इस प्रश्न को, तो इसको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतरई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सरगुजा,
बस्तर, बिलासपुर या दुर्ग? तो दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में चैत्रई पर्व मनाया जाता है। और ये भी कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। आपको पता है अभी चैत्र माह चल रहा है, चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। ठीक है, तो चैत्र माह के जितने भी त्यौहार हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, चैत्रई पर्व जो है वो बस्तर संभाग का एक प्रमुख पर्व है, जनजातीय पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है? ठीक है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, माटी त्योहार बस्तर संभाग में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, मैं वीडियो जो बनाता हूँ रेगुलर, वो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। आप लोगों की आवश्यकता है मुझे। अगर आप मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे, और अगर ये ग्रो होगा जल्दी, तो मेरा मोटिवेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी नेशनल इंटरनेशनल। आपका छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन बस जिस हिसाब से मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए था, 3-4 साल से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है। तो वो डेडिकेशन थोड़ा सा और देने की ज़रूरत है। तो इसमें आप लोगों की हेल्प भी लगेगी मुझे आगे बढ़ाने के लिए और इस चैनल को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने में। चलते हैं अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल पर किस देश ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? आपके ऑप्शन हैं सीरिया, ईरान, इराक या तुर्की। सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ईरान। ठीक है, ईरान ने हाल ही में मतलब 14 अप्रैल को इजराइल पर अटैक कर दिया है। और ये अटैक बहुत सारी लगभग 300 मिसाइलों से और बहुत सारे ड्रोन से हुआ है। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम किया है और लगभग 99% जो मिसाइल्स थे उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि इजराइल ने जो थे बहुत से कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे, जो कि यानी एटमॉस्फेयर में जाके री एंट्री करते हैं, तो काफ़ी तेज़ हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाते हैं जब री एंट्री करते हैं, तो है ना। तो वैसे मिसाइल्स को भी आराम से किसने उड़ा दिया? इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने। ठीक है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं जो मिसाइल को के डिस्ट्रॉयर होते हैं। और आप जानते हैं कि हमास जो कि फ़िलिस्तीनी संगठन है ना, और उसने भी इजराइल पे अटैक किया था। और इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी का बहुत से एरिया इजराइल ने ऑलरेडी कब्जा रखा है। उसी के विरोध में ईरान भी था इजराइल के विरोध में। और हाल ही में सीरिया की का जो दूतावास है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया में ईरान का दूतावास, सीरिया में जो ईरान का दूतावास था, हाल ही में इजराइल ने वहाँ अटैक करके ईरान के जो काफ़ी सारे सैनिक और लोग थे उनको मार दिया था। ठीक है, उसका रिटेलिएशन किया है ईरान ने। तो पूरा वर्जन अपने को पता होना चाहिए किसी भी देश का, अगर युद्ध वगैरह देख रहे हैं, ये जियो पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता हो ये सारी जो फसाद है वो आईमेक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को रोकने की साजिश भी दिखती है, लेकिन आपको इस पूरे इशू को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? आपके ऑप्शन है हीरो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोथर्म, एथर एनर्जी या सिट्रोएन। तो इसका सही जवाब है सिट्रोएन। ठीक है, तो सिट्रोएन एक फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी फ्रांस में। 2019 में ये भारत में आके इस्टेब्लिश हुई। और आपको जानते हैं फेम इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत इसने हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट किया और उन कारों को अब इंडोनेशिया में निर्यात भी कर रही है ये कंपनी। 500 कारों को निर्यात कर चुकी है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। कार निर्माता देखिए हमारे यहाँ टाटा मोटर्स है, बहुत अच्छी कारें बना रही है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक कार में, है ना। महिंद्रा भी बनाती है इलेक्ट्रिक और कार बनाती है। इसके अलावा MG मोटर्स है, ठीक है, और अभी टेस्ला भी आने वाली है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे EV मार्केट में एक बूम चल रहा है, ठीक है। और इसका पूरा फायदा ये फ्रांसीसी कंपनी उठा रही है, सिट्रोएन, और इसने निर्यात भी कर दिया है, ठीक है। पहली कार की 500 खेपों को निर्यात कर दिया है, जो कि एक उपलब्धि है इस कंपनी के लिए। तो इसको याद रखेंगे, सिट्रोएन कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है। 1919 में इसकी स्थापना हुई और 2019 में ये भारत में इस्टेब्लिश हुई, और हाल ही में 2024 में इसने क्या किया है, 500 कारों को इंडोनेशिया में निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन है सेवेंथ, 8th, 9th या 10th, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है 10th, ठीक है। 10वां पोजीशन है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं। तो फर्स्ट रैंक में कौन है? फर्स्ट रैंक में है रूस। रसिया में सर्वाधिक साइबर क्राइम अटैक हुए हैं, तो रूस सबसे ऊपर में है, ठीक है। 10th पोजीशन पे हम हैं, और टोटल जो इसमें इंडेक्स में शामिल देश थे वो 100 देश थे, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के द्वारा ये जो साइबर क्राइम इंडेक्स निकाला गया है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होमवर्क प्रश्न होगा, जिसको पूरी तरीके से जवाब उसका आप ही देंगे। मैं इस वीडियो में